हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए उत्तराखंड में जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं टॉपिक वाइज वीडियोज आप लोग ले लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि जब भी एग्जाम होगा तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। इससे पहले भी इसको मैं काफ़ी वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखी है आपने तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The term for the amount by which total liabilities exceed total assets is called। वह राशि जिसके द्वारा कुल दायित्व कुल संपत्तियों से अधिक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो टोटल एसेट से ज्यादा हैं, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज अगर हम इसको कुछ इक्वेशन के तौर पर लिखें तो कुछ ऐसे बनेगा कि आपकी लाइबिलिटीज हैं, ये आपकी लाइबिलिटीज क्या है, ज्यादा है एसेट्स से। तो जब आपकी एसेट्स कम हो जाती हैं और लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती हैं तो किस तरह की सिचुएशन बनती है। डिफिसिट की घाटा, सरप्लस अधिशेष, इक्विटी पूंजी, रिजर्व आरक्षित। तो यहाँ पर जब लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, एसेट कम हो जाएंगी, मीन्स कहने का ये है कि आपके बिजनेस में जहाँ पर कमी आ रही है, आपको संपत्तियों की जो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर दोनों चीजें सेम इक्वल होनी चाहिए। लाइबिलिटी और एसेट दोनों साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मीन्स क्या है कि आपकी डिफिसिट है, घाटा है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ई। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वैसे तो सिंपल से अगर आपसे कहा जाता, इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर देते, एसेट ज्यादा हो जाती, लाइबिलिटी कम हो जाती, तो वहाँ पर क्या हो जाता कि आपका आंसर इक्विटी होता है, कि वहाँ पर जो डिफरेंस है वो इक्विटी का होता है, क्योंकि इक्विटी और लाइबिलिटी को मिलाकर ही एसेट आपकी दोनों साइड इक्वल आते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The term describes a financial statement that shows a company's revenues and expenses over a specific period। कौन सा शब्द एक वित्तीय विवरण को वर्णित करता है जो एक कंपनी के आय और खर्चों की एक विशिष्ट अवधि के दौरान दिखाता है। इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पुण्य परिवर्तन का विवरण। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वित्तीय विवरण यानी कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि क्या शो कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को। तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस में भी मैंने लिया था, लेकिन वहां पर क्या दिखा रहा था, संपत्तियों, दायित्वों को या फिर स्थिति को। तो जो स्थिति को दिखाता है किसी एक विशेष अवधि की, वो बैलेंस शीट हो जाती है आपकी, उसे हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाता है वो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कोई एक अवधि में स्थिति को दिखाने की बात हो रही है तो वहां पर आपका बैलेंस शीट रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाने की बात हो रही है तो वहां पर इनकम स्टेटमेंट आंसर रहेगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The term used for the detailed record of all financial transactions over a specific period is called। एक विशिष्ट अवधि के दौरान सभी वित्तीय लेन देन का विस्तृत रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है। जर्नल लेजर, सामान्य खाता, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी लेजर। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि डिटेल में रिकॉर्ड को दिखाना। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने किए हैं किसी एक पीरियड में, किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में, वहां पर उसका डिटेल रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पर आपको मिलता है। तो जर्नल जो होता है वहां पर आपके सारे रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं वो एक साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक डेट वाइज वहां पर आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो वहां पर सारे ही तरह के अकाउंट्स आपको एक साथ देखने को मिलते हैं जो हम जर्नल की बात करते हैं। लेकिन जो आपका जर्नल लेजर होता है, जो हम अपना सामान्य खाता भी तैयार करते हैं, तो वहां पर अलग अलग टाइप के अकाउंट अलग अलग रखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम विस्तृत की बात करें, डिटेल रिकॉर्ड कहाँ पर होता है, तो आपका जर्नल लेजर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जर्नल और सामान्य खाते में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जर्नल में सब कुछ एक साथ मिल जाएगा आपको, कहीं पर अलग अलग डिटेल नहीं मिलती है। लेकिन जो आपका लेजर हम प्रिपेयर करते हैं, आपके डेटर्स कौन कौन से हैं, किसी एक स्पेसिफिक का अगर आप कोई आपका डेटर है, क्रेडिटर है, उसका आप अकाउंट देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल एक यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। What is the term for the amount of revenue earned from the sale of goods or services before deducting any expenses? बिक्री से अर्जित राजस्व की वह राशि जो खर्चों को घटाए बिना होती है उसे क्या कहा जाता है। ग्रॉस रेवेन्यू, सकल राजस्व, नेट रेवेन्यू, शुद्ध राजस्व, ऑपरेटिंग इनकम, परिचालन आय, टोटल सेल, कुल बिक्री। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है
What is the term for the amount of revenue earned from the sale of goods or services before deducting any expenses? कि कोई भी आप गुड्स या फिर सर्विस को सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस यानी कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट करने से पहले जो रेवेन्यू आप जनरेट होगी उसे हम क्या कहते हैं, ये कह रहा है। यानी कि आपने कुछ सेल किया है कोई सर्विस या फिर गुड्स, उसके बाद में से आपने एक्सपेंसेस को भी लेस नहीं किया है और जो रेवेन्यू आपको अब मिल रही है तो वो रेवेन्यू क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ग्रॉस रेवेन्यू सकल राजस्व होगा, शुद्ध राजस्व और परिचालन आय कुल बिक्री, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंसेस अभी नहीं हटाए गए हैं तो आप एक्सपेंसेस उसमें से लेस कर देंगे तो जो निकल के आती है तो नेट रेवेन्यू हो जाएगी। एक्सपेंसेस नहीं घटाए हैं तो वहां तक आपकी ग्रॉस रेवेन्यू होती है। एक तरह से यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The term for the systematic recording any and analysis of financial transaction to ensure accuracy is called। वित्तीय लेनदेन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और विश्लेषण की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑडिटिंग, बुककीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वित्तीय लेनदेन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित रिकॉर्डिंग और विश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे, आपका एक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कंफ्यूजन होगी। ऑडिटिंग तो आपको पता ही है कि जब सारे अकाउंटिंग का काम हो जाता है उसके बाद ऑडिटिंग आती है तो ये तो नहीं रहेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बाद में का ही आपका आएगा। मेन जो कंफ्यूजन यहाँ पर है वो आपकी बी और सी में रहेगी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो यहाँ पर जो कह रहा है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका विश्लेषण कर रहे हैं, मीन्स कहने का ये है कि आपने ट्रांजेक्शन किया है, ट्रांजेक्शन करने के बाद आपने उसकी एंट्री करी है, तो एंट्री करी है तो वहाँ पर हमारा क्या बन गया, जर्नल बन गया। और उसके बाद क्या कहा है, उनका विश्लेषण भी किया है रिकॉर्डिंग का, यानी कि जर्नल में जो आपको वही जैसे कि मैंने बताया था 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, तीनों अकाउंट्स को आप अलग अलग करके उसको आप लेजर में एंट्री कर रहे हैं तो आप उसको हम विश्लेषण करना कहते हैं। तो जर्नल और लेजर ये दोनों किसका हिस्सा होते हैं, ये दोनों ही आपका हो जाते हैं बुक कीपिंग का, जिसे हम पुस्तपालन कहते हैं हिंदी में, उसका हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बुक कीपिंग होगा। जब बुक कीपिंग का काम खत्म होता है उसके बाद अकाउंटिंग आ जाती है। अकाउंटिंग जो होती है आपकी लेजर के बाद से जो काम किए जाते हैं वो सब अकाउंटिंग में आते हैं। ये आपका हिस्सा जो होता है वो पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे तो इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which term describe the amount of profit bill remaining after all operating expenses and cost of goods sold have deducted? कुल आपकी राशि से सभी परिचालन खर्चों और बेची गई वस्तुओं की लागत को हटाने के बाद बचती है, उसे क्या कहा जाता है? नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट परिचालन लाभ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBIT। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि आपने सेल किया था, सेल करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आया है उसमें से आपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दी हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है COGS होता है, COGS में तो किसी भी वस्तु को विक्रय करने की, बेचने की लागत आती है, उसमें से आपने सारी चीज़ें लेस कर दी, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं सब कुछ लेस कर दिए। अब जो आपका बच रहा है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो है वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर नेट प्रॉफिट कहलाता है, शुद्ध लाभ कहलाता है, क्योंकि सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है उसमें से घटाए जा चुके हैं। तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ये कहाँ से आंसर निकाला जाए, तो यहाँ पर जो इसमें बचता है वो नेट प्रॉफिट होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The accounting principle that requires expenses to be matched with the revenues they help to generate is known as। लेखांकन सिद्धांत जो खर्चों को उन राजस्वों के साथ मेल करने की आवश्यकता करता है जिनकी वे उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, अक्रूअल प्रिंसिपल। तो जितने भी प्रिंसिपल्स थे सब मैं आप लोग को पढ़ा चुकी, जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसे क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेवेन्यू और जो है दोनों चीज़ों की जब बात की जाए, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करने की बात की जाए, तो कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो आपका मैचिंग प्रिंसिपल हो जाता है, मिलान सिद्धांत होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। सिर्फ रेवेन्यू की बात की जाती है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोनों की ही बात की जा रही है, एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं और रेवेन्यू भी आ रहा है, तो आपका मैचिंग प्रिंसिपल होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। The term used for costs that vary with the level of production or sale। उत्पादन बिक्री के स्तर के साथ बदलने वाली लागत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है?
वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, उत्पादन या बिक्री के स्तर के साथ, यानी कि जैसे जैसे आप लेवल अलग अलग प्रोडक्शन का करते हैं, सेल का करते हैं, तो वहां पर चेंजेस हो जाते हैं। वो कौन सा आपकी कॉस्ट होती है, तो उसे आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, परिवर्तनशील लागत कहलाती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती। आप 500 यूनिट बना रहे हो या फिर आप 1000 यूनिट को बनाने लगे, आपकी जो बिल्डिंग है उसका जो रेंट है, अगर वो आप 50,000 चुका रहे हैं तो आप 50,000 ही देंगे, चाहे आप उसमें जितने भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगी आपकी, जो कि चेंज नहीं होनी है। लेकिन अगर आप पर यूनिट जिसमें कच्चा माल या सामग्री लग रही है 500 ये है, अगर आप मान लीजिए 10 पर यूनिट लग रही है, तो यहाँ पर अगर 10 पर यूनिट लग रही है तो 5,000 आ जाएगा। और अगर हाँ यहाँ पर 1,000 बनाने लगेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका उत्पादन के स्तर के साथ साथ जो लागत बदल रही होती है वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, और जो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी, वो फिक्स कॉस्ट हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पर यूनिट की बात पूछ रहा है या फिर कुल पूछ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ अलग से नहीं बताया था, तो कुल लागत लेके चलेंगे हम। अगर पर यूनिट के अकॉर्डिंग होता तो पर यूनिट जो होती है, प्रति इकाई लागत जो होती है, वो बदल जाती है फिक्स कॉस्ट वाली। जैसे यहाँ पर आपकी ये भी आपका 10 पर यूनिट ही रहना है, और यहाँ पर ये भी आपका 10 पर यूनिट ही रहना है। लेकिन जो बिल्डिंग की 50,000 चार्जेस है, अगर 500 यूनिट के हिसाब से आप चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएंगे। और अगर आप 1,000 यूनिट के हिसाब से चलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1,000 यूनिट के हिसाब से 50 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा। तो पर यूनिट क्वेश्चन में पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है, इसका ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What is the term for the difference between the cost of a product and its selling price? एक उत्पाद की लागत और उसकी बिक्री मूल्य के बीच का अंतर कहा जाता है। प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट, मार्कअप, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्पाद की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है, और उसका बिक्री मूल्य जो आपने सेल किया है जिसमें, उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, यानी कि सेल्स, जो सेलिंग प्राइस रहेगा यहाँ पर। और साथ में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी वस्तु को बनाने की जो उसकी लागत आ रही है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ये 34 नंबर क्वेश्चन था। ये तो हम क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The term for an amount that is owed by a company to a creditor is called। वह राशि जो एक कंपनी द्वारा एक लेनदार को दे है उसे क्या कहा जाता है, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, लोन पेएबल, अप्रूव्ड लायबिलिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपनी टू अ क्रेडिटर, यानी कि कंपनी जो है वो क्रेडिटर को वो अमाउंट पे कर रही है। उसने कोई भी चीज अगर उधार पे ली है तो उसके लिए जब उधार पे लिया तो आपका क्रेडिटर कहलाएगा उस कंपनी का। तो उसको अगर पेमेंट करना है कंपनी को, तो वहाँ पर उसे हम अकाउंट पेएबल कहते हैं। कंपनी को अगर कुछ मिलना है तो रिसीवेबल में जाता है, अगर उसे पे करना है तो पेएबल में जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये आपकी करंट लायबिलिटी होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। What term describe a decrease in the value of an asset over time due to wear and tear? समय के साथ क्रियाओं को घिसने के कारण एक संपत्ति के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, डिप्लेशन। मूल्यह्रास, परिसमापन, क्षति, परिष्करण। ये चारों ही आपके वर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं। तो कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम के साथ आपने किसी एसेट को यूज किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई, कैसे, उसको वेयर और टेयर के कारण, यानी कि उसको प्रयोग करने से, उससे घिसने से, कैसे, जैसे कि मशीनरी आप यूज करते हैं तो उसके जो भी उसमें पार्ट्स होते हैं धीरे धीरे घिस जाते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे संपत्ति की लागत जो होती है मशीनरी की कम होती चली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों पर अलग अलग डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, अलग अलग तरह से लगता है। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। The term for the financial statements that provide a snapshot of a company's financial position at a specific point in time is। वह वित्तीय विवरण जो एक विशिष्ट बिंदु पर कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और ऑफ रिटेन अर्निंग। तो अभी मैं आपको बता ही रही थी कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बताया वो आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, और किसी कोई स्पेशल पॉइंट पर, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताया वो बैलेंस शीट हो जाती है, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं।
एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सारी चीजों में डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात हो रही है, नगद प्रवाह विवरण जो होता है वो ये बताता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे या किसी स्पेशल अवधि में कंपनी में नगद जो रोकड़ है उसका क्या स्टेटस है, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, उसको बताता है। और जैसे कि जैसे कैश फ्लो है, जितना फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो कोष के प्रवाह को बताता है। तो अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग चीजों को बताते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उनके यूज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है किसके लिए होता है, ये जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि वो उनको निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बैलेंस शीट जो है ये आपकी सभी के लिए यूजफुल होती है। बैलेंस शीट जो है इससे कंपनी के अंदर के लोग भी या कंपनी के बाहरी लोग जो जुड़े हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होती है। लेकिन जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए होता है, मैनेजर्स के लिए होता है। तो अलग अलग उसके यूजेस भी होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What term refers to the amount of money invested in a business by its owners? व्यवसाय में उसके मालिकों द्वारा निवेश की गई राशि को कौन सा शब्द संदर्भित करता है, इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एसेट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिजनेस के ओनर होते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अमाउंट को, वो अमाउंट क्या कहलाता है। तो उसे सिंपल से बहुत ही इजी सा है, उसे इक्विटी कहा जाता है, पूंजी, कैपिटल भी लिखा हो सकता है। तो जो भी अमाउंट और जो ओनर्स होते हैं वो लगा रहे होते हैं वो उसकी इक्विटी कहलाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। ये भी अक्सर पूछा जाता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी की क्या होते हैं, वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, कंपनी के ओनर कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ डेट कंपनी ओज इज। एक कंपनी द्वारा चुकाए गए कुल ऋण की राशि को कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, टोटल लायबिलिटी, टोटल लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी द्वारा चुकाए गए कुल ऋण की राशि को, यानी कि जो टोटल डेट कंपनी का होता है वो क्या कहलाता है। तो जो भी यहाँ का दायित्व है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात नहीं कहा है, कुल कहा है, टोटल अमाउंट की बात हो रही है, तो वहाँ पर टोटल लायबिलिटी जिसे कहते हैं कुल दायित्व बनेगा। अगर ये कहे कि लंबे समय का, दीर्घ अवधि का, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। या ये कहे कि 1 वर्ष से कम की अवधि का, तो आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन यहाँ टोटल की बात करी गई है तो और फिर टोटल कुल दायित्व हो जाता है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term used to describe an amount received by a company in advance of providing goods or services is। एक कंपनी द्वारा वस्तुएं या सेवाओं की आपूर्ति से पहले प्राप्त की गई राशि को क्या कहा जाता है। अनअर्न्ड रेवेन्यू, अप्राप्त राजस्व, डिफर्ड इनकम स्थगित आय, प्रीपेड इनकम अग्रिम आय, एडवांस पेमेंट अग्रिम भुगतान। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी द्वारा जो गुड्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उनकी आपूर्ति से पहले ही, यानी कि उनको जो भी वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड कराने से पहले उनसे रिलेटेड जो अमाउंट था वो रिसीव हो गया है, तो इस तरह की आय को हम क्या कहते हैं, तो वो आपकी आय जो है वो क्या कहलाती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाती है। एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What term describes the portion of a company's profit that is paid out to shareholders? एक कंपनी के लाभ का वह भाग जिसे शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रिटेन अर्निंग, बोनस। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसका एक हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को देती है वो हिस्सा क्या कहलाता है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा इसका आंसर कमेंट करने की। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके एग्जाम तक इसी तरह की वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।